हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, जहां आज की हमारी मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएस ने जो है वो रशिया पर एक आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है कि रशिया जो है वो स्पेस में अपने वेपन्स का टेस्टिंग कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे श्रीलंका और इंडिया के बीच हुए एक करार के बीच में के बारे में, जहां की $400 मिलियन को एक्सचेंज करने का एक डील, एक करार जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ है। इस बारे में हम थोड़ा जानेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के लिए चिंता का विषय बनती जा रही बढ़ती हुई एनपीए के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, जहां यूएस और यूके ने मिल करके रशिया पर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है कि रशिया जो है वो अपने वेपन्स की टेस्टिंग कर रही है स्पेस में। गौरतलब हो कि ये जो आरोप आया है उसमें यूएस स्पेस कमांड ने ये कहा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है कि रशिया ने जो है 15 जुलाई को ऑर्बिट में एक ऑब्जेक्ट रिलीज किया है अपने कॉस्मोस 2543 से। वहीं रशियन मीडिया का ये कहना है कि कॉस्मोस 2543 जो है वो एक सैटेलाइट है, वो खुद एक डिप्लॉयमेंट है जिसे कि डिप्लॉय किया है कॉस्मोस 2542 ने, जो कि 15 नवंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। यूएस और यूके की तरफ से ये जो गंभीर आरोप है ये थर्सडे को आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रशिया जो है वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स का जो है टेस्टिंग कर रही है, टेस्ट फायरिंग स्पेस में कर रही है। ट्विटर पर ले जाते हुए यूएस के न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नेगोशिएटर मार्शल बिलिंग्सले ने कहा है दिस इज अनएक्सेप्टेबल। साथ में ऐड करते हुए उन्होंने कहा कि एक मेजर इशू होगा जिसे कि आने वाले स्टार्क मीटिंग में डिस्कस करना होगा। अब स्टार्क मीटिंग की बात करें तो क्या है, ये आपको पहले ही बता दें। स्टार्क का जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये यूएस और रशिया के बीच कोल्ड वॉर के एरा में साइन किया गया था। टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो ये ट्रीटी जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में साइन किया गया था 31 जुलाई 1991 को, और इसे फोर्स में लाया गया था 1994 में 5 दिसंबर को। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ये एक जो बायलैटरल ट्रीटी है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोनों ही पक्षों ने लिमिटेशन और रिडक्शन ऑफ आर्म्स, ऑफेंसिव आर्म्स को एक्सेप्ट किया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो साइन करने वाले पक्ष हैं उन्हें जो है 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स और करीब 1600 से ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ करने से प्रोहिबिट किया गया है, उन्हें मना किया गया है। ये पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रीटी है जिसके तहत कि करीब 2001 तक में जो है 80% ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उन्हें रिड्यूस कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें रिमूव कर दिया गया। वहीं जो है नई स्टार्ट ट्रीटी जो है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसे कहते हैं या स्टार्ट 2 भी कहते हैं, वो जो है 2011 में फोर्स में आया। टू बी प्रिसाइज 5 फरवरी 2011। और ये ट्रीटी जो है ये फरवरी 2021 में लैप्स होने जा रही है, अनटिल एंड अनलेस इसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाए। तो यूएस जो नेगोशिएटर हैं मार्शल, उनका कहना है कि ये जो है क्लियरली अनएक्सेप्टेबल है और ये एक मेजर इशू होगा। जो रशिया पर उनका लगाया गया आरोप है वॉरहेड्स, एंटी सैटेलाइट वेपन्स की टेस्टिंग का आरोप, ये एक मेजर इशू होगा इस एक्सटेंशन वाले मीटिंग के दौरान, जो स्टार्ट की मीटिंग होने वाली है फरवरी 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं आज का दूसरा न्यूज़, जहां की इंडिया की ओर से आरबीआई और श्रीलंका की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के बीच में एक करार हुआ है $400 मिलियन के करेंसी स्वैप का। अब ये करेंसी स्वैप होता क्या है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, करेंसी स्वैप यानी कि करेंसीज की अदला बदली, यानी दोनों ही पक्षों के बीच में जो है $400 मिलियन के बराबर वैल्यू की करेंसीज का एक्सचेंज होना है।
जो भी फिक्स्ड रेट होगा एक्सचेंज रेट, उस एक्सचेंज रेट पर। और बता दें कि ये जो स्वैप है, करेंसी स्वैप, ये नवंबर 2022 तक के लिए वैलिड किया गया है, यानी कि नवंबर 2022 के बाद एक बार फिर से वापस री एक्सचेंज ऑफ करेंसीज होगा दोनों ही देशों के बीच में। थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं कि आखिर ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए इंडिया के पास जो है डॉलर्स में करेंसी अवेलेबल है, सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर्स, बट उसे जो है इंडिया को जो है वो चाहिए चाइनीज करेंसी। वहीं श्रीलंका के पास चाइनीज करेंसी है, कैश करेंसी है, बट श्रीलंका को डॉलर्स चाहिए कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि इंडिया के पास डॉलर्स है जो श्रीलंका को चाहिए, और श्रीलंका के पास युआन है जो इंडिया को चाहिए। तो ये दोनों ही कंट्रीज जो है बिना थर्ड पार्टी, बिना किसी बैंक के पास गए, बिना वर्ल्ड बैंक के पास लोन के लिए गए, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, इक्वल वैल्यू की करेंसीज को, जो भी करंट एक्सचेंज रेट चल रहा हो। उसके बाद तय समय के लिए जो एक्सचेंज किया गया है ये रेट, उसके बाद उस समय के बाद करेंसीज वापस से री एक्सचेंज होती है, या तो उस समय के एक्सचेंज रेट्स पर या पहले से तय किए गए किसी प्री फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर। इससे दोनों ही कंट्रीज को काफ़ी फायदा है कि उन्हें एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना पड़ता, एक्स्ट्रा डेट, एक्स्ट्रा लोन का प्रेशर उनके ऊपर नहीं आता। इससे एक और बात आपको बता दें कि श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी इंडिया से 960 मिलियन डॉलर्स जो है वो लोन ले चुकी है, जिसके लिए जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने लोन जो डेट की रिपेमेंट है उसको लेकर के एक्सटेंशन की बात भी की है अपने फरवरी में हुए न्यू दिल्ली के दौरे के दौरान। ये सारा जो सीन ये बनकर उठ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली या फिर हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से दोनों ही देशों ने जो काफ़ी इकोनॉमिक हिट सफ़र किया है, ये उससे उबरने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे दोनों ही देशों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। जहां इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए जो है एक बढ़िया एनवायरनमेंट तैयार करने की बात श्रीलंका कर रहा है, वहीं श्रीलंका के स्पाइसेस जो हैं, वहाँ के मसाले, गुड्स वगैरह, उनकी जो है इंडियन मार्केट में सही तरीके से इंपोर्ट हो जाए, ये देख रेख इंडिया कर लेगी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज की तीसरी और आखिरी न्यूज़, जहां आरबीआई ने ये चिंता जाहिर की है कि आने वाले मार्च तक खराब से खराब स्थिति में जो है एनपीएस का जो नंबर है, का जो डेटा है, वो बढ़कर 14.7% तक हो सकता है, जो कि मार्च 2020 में सिर्फ 8.5% पर था। एक नॉर्मल केस में की भी अगर बात की जाए तो भी ये डेटा जो है वो 12.5% तक जाने की जो है एक प्रोजेक्शन की जा रही है। यानी कि अगर नॉर्मल भी चलती रही चीज़ें तो भी जो है बैंकों का जो एनपीए है, ये जो सारे शेड्यूल्ड क्रेडिट बैंक्स हैं, उनका एक कलेक्टिव जो एनपीए है, ये कुल मिलाकर जो है एक नॉर्मल तरीके से भी अगर प्रोजेक्ट करें तो 12.5% तक हो जाने वाला है। और वहीं अगर चीज़ें ख़राब हुई, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो ये नंबर जो है ये 14.7% तक जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनपीए क्या है, तो चलिए थोड़ी सी एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिन्हें कई बार जो है कॉमन भाषा में नॉन पेमेंट लोन भी कहा जाता है, नॉट पेइंग लोन्स, लेकिन इसका जो है प्रॉपर फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए होते क्या है, इसे एक छोटे से अनरेलेवेंट एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने गर्मी के दिन में एसी लगवाया, लेकिन जिस दिन एसी लगवाया उसके अगले दिन से ही बारिश होने लगी और मौसम ठंडा हो गया, तो वो एसी जो है वो अब आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न नहीं दे रहा है। आपने एसी में इन्वेस्टमेंट किया था ये सोचकर कि रिटर्न में आपको गर्मी से राहत मिलेगी और ठंड मिलेगी, लेकिन वहीं पर जो है वो एसी किसी काम का नहीं रह गया, वो बंद पड़ा हुआ है। तो हालांकि ये एनालॉजी कम्प्लीटली सही नहीं है, लेकिन इससे समझने में आसानी होगी कि बैंकों के केस में क्या होता है कि कई बार जो है लोन जब पास होता है, मान लीजिए बैंक जो है वो किसी फर्म को या किसी इंडिविजुअल को लोन देती है 10 लाख रुपए, और बदले में जो है 50,000 रुपये जो है मंथली चुकाना होता है जो बोरोअर है, जो लोन जिसने लिया है उसे।
लेकिन किसी कारणवश जो है वो लोन के जो इंटरेस्ट है या लोन का जो प्रिंसिपल है, किसी भी तरह का जो ईएमआई बन रहा है उसे वो चुका नहीं पा रहा है। और ऐसा जो है अगर 3 महीने तक लगातार हो जाए, जनरली कई केसों में ये पीरियड छोटा भी हो सकता है, कई बैंक जो हैं इन्हें कम समय में भी एनपीए डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन जनरली जो है 90 दिन का एक पीरियड रखा जाता है। अगर 90 दिन तक जो है लोन के पेमेंट में फेलियर या डिले होता है तो उसे एनपीए करार दे दिया जाता है। अब एनपीए भी जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। अब इस तीनों का क्लैरिफिकेशन बहुत ही आसान है। अगर 1 साल यानी 12 महीने से कम समय के लिए जो है लोन एनपीए जा रहा है, यानी कि हो सकता है 3-4 महीने तक ईएमआई की पेमेंट ना आई हो, लेकिन फिर उसके बाद आनी स्टार्ट हो गई हो, बीच बीच में एक आधा बार और मिस हो गया हो, बट पेमेंट आ रही हो, और ये पीरियड जो है वो लगातार में कंटिन्यूटी में 12 महीने से छोटा हो, तो इसे जो है सब स्टैंडर्ड एसेट्स में गिना जाता है। वहीं अगर ये पीरियड जो है वो 12 महीने से ज़्यादा का हो जाए तो उसे डाउटफुल एसेट्स कह देते हैं। और किसी कारणवश अगर जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो फर्म है या जो बैंक है जिसने लोन दिया है, वो इस कंक्लूजन तक पहुंच जाती है कि रिपेमेंट आनी ही नहीं है इस लोन से, तो फाइनली उसे लॉस एसेट का नाम दिया जाता है। अब इसे रिकवर करने के भी कई तरीके हैं। कई बार जो है कोलैटरल यानी कि गिरवी रखे सामान को जो है ऑक्शन दिया जाता है, उसे बेच करके लिक्विडेट किया जाता है। लेकिन अगर कुछ भी अवेलेबल ना हो तो कई बार बैंक जो है वो कलेक्शन एजेंसीज होती हैं जो कि लोन कलेक्ट करती है, उन्हें सस्ते दामों पर ये लोन्स बेच भी देती है। यानी कि अगर 10 लाख का लोन है तो हो सकता है 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख पर जो है कलेक्शन एजेंसी को ये लोन बैंक बेच दे। उसके बाद कलेक्शन एजेंसीज जो है वो किसी भी तरीके से अपना उनके जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उनसे वो वापस कलेक्ट करती है लोन्स जो बोरोवर्स हैं उनसे। तो इस तरीके से जो है एनपीएस का रिकवरी होता है। अब ये एनपीएस जो है कई वजह से हो सकते हैं, जैसे कई बार जो है मोस्टली जो है क्या होता है कि एडवांस में जो पेमेंट्स दिए जाते हैं लोन्स, जैसे कि एग्रीकल्चर्स के केस में ऐसा कई बार होता है कि होने वाली फसल के लिए जो है एडवांस में पैसे दिए जाते हैं फार्मर्स को, ताकि वो सामान, इक्विपमेंट्स और खेती के लिए ज़रूरी खाद वगैरह का इस्तेमाल कर सकें। और जब फसल होती है उसको काट करके जब बिक्री होती है तो उससे फिर वो लोन चुकाते हैं। लेकिन कई बार जो है फसल ख़राब होने की वजह से या बिक्री सही नहीं हो पाने की वजह से जो है ये एनपीएस चला जाता है, यानी कि फार्मर जो है वो लोन चुका नहीं पाते हैं और ये एनपीए हो जाता है। और भी कई केसेस हैं जब लोन्स जो हैं वो एनपीएस जा सकते हैं, जैसे अगर कोई बिज़नेस फेलियर हो गया और बिज़नेस लोन्स नहीं चुका पा रही है, या और भी कई तरीके हैं। तो अब क्योंकि ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो है सारे बिजनेस जो हैं बुरी तरह से हिट हुए हैं, यानी कि लोग घरों में बंद हैं, खरीद बिक्री कम हो रही है, कई सारे बिजनेस जो हैं उन्होंने बहुत लॉस सफ़र किया है। तो इसलिए जो है आरबीआई का ये डर है, ये डर क्या, ये प्रोजेक्शन है, ये एक स्टडी है, एक सर्वे है जिसके जो रिस्क सर्वे है उसके अकॉर्डिंग इस डेटा तक आरबीआई पहुंची है कि जो मार्च 2021 है उस वहाँ तक जाते जाते हमारे सारे शेड्यूल्ड क्रेडिट बैंकों का जो है, एससीबीज़ का जो है एनपीएस का एक नॉर्मल डेटा भी 12.5% हो सकता है, लेकिन वर्स्ट केस में जो है ये 14.7 तक भी जा सकता है। और इसके बेसिस पर हाइपोथेटिकली ये एज्यूम किया गया है कि जीडीपी जो है वो एक 8.9% का कॉन्ट्रैक्शन सफ़र कर सकता है वर्स्ट केस में। एक नॉर्मल केस में भी 4.4% का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी जो है सफ़र करेगा, ऐसा हाइपोथेटिकली एज्यूम किया जा रहा है इस डेटा पर। तो इसी के साथ हम हमारा आज का ये न्यूज़ सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको जो है एनपीएस के बारे में, बैंकों के बारे में और भी लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन जो है जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है आपको पसंद आई होगी और इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसी तरह आप हमें अपना सपोर्ट देते रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें वो सीधे आपके नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए। तो हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।